नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। ये वीडियो शनिवार को मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसका मतलब हुआ कि वीडियो एस्ट्रोलॉजी पर है और आज से लघु पारसरी के सूत्र शुरू हो रहे हैं, जिसके नाम पर अपने चैनल का नाम है। लघु पारसरी का पहला सूत्र, उस सूत्र में माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं उनकी वंदना की गई, जैसा स्वाभाविक ही है, विद्या की देवी है और ज्योतिष विद्या की बात महर्षि पाराशर ने की है, इसलिए उनकी आराधना। बाद में सूत्र 2, 3, 4 और 5 में वही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। ये छठा सूत्र है जो यहाँ पे नंबर 1 में लिखा गया है और इन सूत्रों को मैं अप्लाई कर रहा हूं राहुल गांधी की कुंडली पर। जैसा मैंने बताया, बहुत कई तरह की कुंडलियां मीडिया में अवेलेबल हैं, मिथुन से लेकर मकर लग्न तक की। इसमें से तुला लग्न की कुंडली मुझे कुछ ठीक लगी। मैंने जब उनके जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं को तुला लग्न से मिलाया तो वो थोड़ा सटीक बैठी, इसीलिए मैं तुला लग्न मानकर एनालिसिस कर रहा हूं। जन्म तिथि 19 जून 1970, जन्म समय 14:28, न्यू दिल्ली। तिथि थी पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा को जन्म होने का मतलब यह है चंद्रमा बलवान, पहली बात निकल के आती है। दूसरा यह है जिस समय जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में तुला लग्न उदय हो रही है, इसलिए प्रथम भाव में तुला लग्न का जो अंक है 7 लिखा गया है और चंद्रमा उस समय धनु राशि में था। मूल नक्षत्र, पहला चरण, जिसका स्वामी केतु है। तो राहुल गांधी का जन्म केतु के नक्षत्र मूल के प्रथम चरण में हुआ। इस मूल के कम ही लोग जीवित होते हैं और जो जीवित होते हैं उनमें विशेष प्रतिभा होती है। अब मैं बात करूंगा लघु पारसरी के सूत्रों की, उसके बाद फिर मैं उसे कुंडली पर लागू करूंगा। पहला सूत्र है 1, 5, 9, जो त्रिकोण कहलाता है। 1, 5 और 9 ये त्रिकोण कहलाता है। लघु पाराशरी कहती है त्रिकोण के स्वामी और त्रिकोण मतलब 1, 5, 9 भाव और इनके स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। फल की मात्रा बदल सकती है, कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, वह इस पर निर्भर करेगा कि भाव कितना बलवान है, भावेश कितना बलवान है और भाव कारक कितना बलवान है। इसमें भी जो 9वां भाव है वह सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शुभ भाव है। उससे कुछ कम शुभ भाव है 5वां भाव और उससे भी कम पहला भाव, केंद्र का भाव। केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव पहला भाव। शुभ भाव और भावेश हो गया 1, 5, 9 ये भाव हुए और इनके स्वामी। उसके बाद दूसरा सूत्र है त्रिषडाय। त्रिषडाय का अर्थ हुआ त्रि का मतलब तीसरा, खड का मतलब छठा, आय का मतलब 11वां। इन तीनों को मिलाकर शब्द बना है त्रिषडाय। 3, 6 और 11 के स्वामी सदैव अशुभ फल देते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, श्रम का है, प्रयास का है, थका देने वाले प्रयास का है। और छठा भाव फिर से संघर्ष का है, परेशानियों का है, बाधा का है, विवाद का है। तो ये दोनों निश्चित रूप से अशुभ भाव हो गए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। 11वें भाव को लेकर तरह तरह के मतभेद हैं, क्योंकि 11वां भाव अर्जन का है, प्रसिद्धि का है, कुछ प्राप्त करने का है।
चाहे वह आर्थिक उपलब्धि हो या सामाजिक उपलब्धि हो, नेम फेम इन सब की प्राप्ति का भाव है 11वां। इससे जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जिस समय 11वें भाव की महादशा या अंतरदशा आती है, वास्तव में व्यक्ति कुछ न कुछ उपलब्ध करता है, लेकिन उस उपलब्धि के चक्कर में वह अपना स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य निश्चित रूप से प्रभावित करता है। मेरी जो सोच है, इसीलिए पाराशर ने इसे अशुभ कहा है। भले ही व्यक्ति को कुछ मिल रहा है, आय हो रही है, उसको प्रसिद्धि मिल रही है, लेकिन व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खराब कर ले रहा है या चिंताग्रस्त बना हुआ है, इसलिए 11वें भाव को भी अशुभ कहा गया है। और पाराशर ऋषि के हिसाब से, लघु पाराशरी के हिसाब से 11वां भाव सबसे ज्यादा अशुभ भाव है, छठा उससे कम अशुभ है और तीसरा भाव उससे भी कम अशुभ। उसके बाद तीसरा सूत्र ये कहता है, दूसरे 12वें और 8वें भाव ये तटस्थ भाव हैं और इनके स्वामी भी तटस्थ रहते हैं। तटस्थ का मतलब यह हुआ पाला बदलने वाले। जब गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास। इसका मतलब हुआ कि इन भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह कौन से हुए? 1, 5 और 9 के स्वामी यदि त्रिकोणेश इन भावों में बैठे हुए हैं, तब ये भाव शुभ फल देंगे। दूसरे इन भावों के, दूसरे 12वें और 8वें भाव के स्वामी यदि किसी शुभ भाव से संबंध बनाते हैं या शुभ भावेश के साथ बैठे होते हैं, तो ये भावेश शुभ फल देते हैं। ये हुई दूसरे 12वें और 8वें भाव की तटस्थता। उसके बाद यदि क्रूर ग्रह शनि, मंगल और सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, 4, 7, 10, इसमें आप देखेंगे एक जो है मतलब लग्न त्रिकोण में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन चूंकि ये त्रिकोण में आ चुका है इसलिए इसको शुभ ही मानेंगे लग्न को। तो बचता है 4, 7 और 10, चौथा, 7वां और 10वां। यदि चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी क्रूर ग्रह हैं, तब वे अशुभ फल देते हैं। यदि क्रूर ग्रह, एक मिनट, थोड़ा सा मैं वही स्लिप ऑफ टंग है। जब क्रूर ग्रह शनि, मंगल और सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, 4, 7 और 10 के स्वामी हैं, तब वे शुभ फल देते हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्रूर ग्रह यदि चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, क्रूर ग्रह कौन से हैं? शनि, मंगल और सूर्य। उस केस में चौथे, 7वें और 10वें भाव का शुभ फल मिलता है। यदि सौम्य ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, तब वे अशुभ फल देते हैं। अब यहां फिर से एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती, क्योंकि जब सौम्य ग्रह हैं और वे केंद्रों के स्वामी हैं, उस केस में अशुभता क्यों बन रही? अब इसकी जो एनालिसिस मैंने की है, सौम्य ग्रहों का एक स्वभाव होता है विपरीत परिस्थितियों में वे कुछ नर्वस हो जाते हैं। जैसे 10वां भाव है, 10वां भाव है कर्म का, और अगर 10वां भाव मजबूत है, इसका मतलब हुआ 10वें भाव की महादशा में व्यक्ति को
शासक बनने का, मैनेजर बनने का, प्रबंधक बनने का, सीईओ बनने का समय मिलेगा, वह बनेगा ये सब। और इस सब के लिए जरूरी है कि उसके स्वभाव में थोड़ी सी क्रूरता, नहीं तो कोई भी सबॉर्डिनेट उसकी बात नहीं मानेगा। उसी तरह से चौथा और सातवां भाव, मां बहुत सौम्य स्वभाव की है, पत्नी बहुत सौम्य स्वभाव की है, बहुत संभावना यह बनती है कि पति या बच्चे उसका शोषण करें। मेरी समझ में ये बात आती है। और इसीलिए क्रूर ग्रह जो 10वां भाव होता है, हमारा कर्म का भाव होता है, उसमें ज्यादा अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। उसके बाद राजयोग कहलाता है केंद्र एवं त्रिकोण स्वामियों की युति। त्रिकोण के स्वामी 1, 5 और 9 के स्वामी यदि 4, 7 और 10 के स्वामियों के साथ संबंध बनाते हैं तब राजयोग बनता है। त्रिकोण को कहा जाता है लक्ष्मी स्थान और केंद्र को कहा जाता है विष्णु स्थान। इसलिए केंद्र और त्रिकोण स्वामियों की युति या उनके बीच का संबंध विष्णु और लक्ष्मी का मिलन कहलाता है। और इससे अच्छा फल देने वाला और कोई संबंध नहीं होता। अब ये केंद्र और त्रिकोण स्वामियों का संबंध कितने तरीके का हो सकता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया है। जैसे सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, एक संबंध ये हो गया। दूसरा यह है कि गुरु शनि पर दृष्टि डाल रहा, शनि गुरु पर दृष्टि डाल रहा है, दूसरी तरह का यह संबंध हो गया। एक संबंध इस कुंडली में नहीं बन रहा है, वह संबंध इस तरह का है कि कोई ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डाले और उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो। किसी ग्रह के अपने भाव में बैठे हुए ग्रह पर जब ग्रह दृष्टि डालता है तब भी एक संबंध बनता है। और एक संबंध बनता है जब एक ग्रह की राशि में दूसरा ग्रह बैठा हो और दूसरे ग्रह की राशि में पहला ग्रह बैठा हो। इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे गुरु अगर यहां बैठे और शुक्र यहां बैठ जाए, शुक्र के भाव में, शुक्र की राशि में गुरु आ गया और शुक्र की राशि में गुरु आ गया और शुक्र चला गया गुरु की राशि में, जैसे यहां पर आ जाए। गुरु की राशि यहां पे है, यहां पे शुक्र आ जाए और शुक्र की राशि में गुरु आ जाए। राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या भाव परिवर्तन, ये सबसे शक्तिशाली संबंध है, लेकिन इस कुंडली में ऐसी कोई युति नहीं। उसके बाद राहु और केतु, ग्रहों की काफी बातें मैं कर चुका हूं। राहु और केतु के फल देने के कुछ विशेष नियम हैं। पहला नियम है, राहु जिस भाव में स्थित होता है उसके स्वामी के फल देता है। राहु यहां शनि की राशि में विद्यमान है, इसका मतलब ये शनि के फल देगा, मतलब चतुर्थ भाव और पंचम भाव। शनि का मतलब हुआ चतुर्थेश और पंचमेश इस कुंडली के लिए। तो राहु शनि के फल देगा और शनि से भी अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि आप देख रहे हैं अपनी नीच राशि में। राहु अपनी महादशा में शनि के फल देगा और शनि से भी अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि बहुत कमजोर हो गया है, जबकि राहु के साथ वैसा नहीं है। दूसरा यह है कि राहु पर जिस ग्रह की दृष्टि है उस ग्रह के फल भी राहु देगा। इस कुंडली में गुरु की 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5 राहु पर है। तो राहु शनि के फल देगा, राहु गुरु के फल देगा। और तीसरी चीज, राहु जिस ग्रह के नक्षत्र में है, राहु के ही नक्षत्र में है, तो राहु के फल तो देगा ही। यदि राहु किसी ग्रह के साथ बैठा होता, जैसे बुध के साथ बैठा होता, तब राहु बुध के फल देगा।
अब आप समझ सकते हैं कि राहु और केतु इतने शक्तिशाली क्यों हो जाते हैं। जहां बैठे होते हैं उस भाव के स्वामी के फल देते हैं, जिनके साथ बैठे होते हैं उस ग्रह के फल देते हैं, जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं उस ग्रह के फल देते हैं, जिस ग्रह की दृष्टि होती है उस ग्रह के फल देते हैं। इसी तरह से केतु के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और केतु के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है। केतु सूर्य की राशि में है, केतु सूर्य के फल देगा। और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में नवम भाव में है, सूर्य भी अच्छे फल देगा और केतु भी अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं कुंडली की। जिस समय राहुल गांधी का जन्म हुआ, चंद्रमा केतु के नक्षत्र मूल के प्रथम चरण में था। इससे यह डिसाइड होगा कि पहली महादशा राहुल गांधी के जीवन में कौन सी आएगी, केतु की। अब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चूंकि थोड़ा सा चल चुका है, इसलिए केतु की पूरी महादशा जो 7 वर्ष की होती है वह राहुल गांधी को नहीं मिली। राहुल को मिली 5 वर्ष 9 माह और 27 दिन की महादशा केतु की। उसके बाद जैसा कि क्रम मैंने आपको पहले भी बताया, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल और उसके बाद राहु। 16/4/2019 से राहुल गांधी की राहु की महादशा चल रही है, जो चलेगी 16/4/2037 तक। और यह राहु चूंकि राजनीति का सीधा संबंध राहु से है, और विशेष करके इस कुंडली में चूंकि राहु शनि के भाव में बैठा हुआ है, शनि का मतलब प्रजा, शनि का मतलब प्रजातंत्र, और दूसरी बात राहु के नक्षत्र में, मतलब राजनीति जैसे बाई बर्थ मिली हो, और ऐसा है भी, बाई बर्थ मिली भी। अब बात करते हैं इस कुंडली की। पहले भाव का स्वामी शुक्र शुभ फल देगा, शुक्र इस कुंडली के लिए शुभ हुआ। 5वें भाव का स्वामी शनि हुआ, शनि इस कुंडली के लिए अच्छे फल देगा। और उसके बाद 9वें भाव में मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध हुआ, तो बुध भी इस कुंडली के लिए शुभ है, अच्छे फल देगा। मतलब शुक्र, शनि और बुध अच्छे फल देंगे। और उसमें विशेष करके शनि, क्योंकि शनि पंचम भाव और चतुर्थ भाव का, शनि अकेला सक्षम है चौथे भाव से संबंधित कारकत्व देने में, मतलब जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, ये सब। और दूसरा पंचम भाव प्रतिष्ठा का पद है, प्रतिष्ठा है, लर्निंग एबिलिटी। तो शनि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। और वैसे तो शुभता की जब बात होगी तो बुध की, लेकिन इस तरह की स्थिति जब किसी ग्रह की बनती है तब उसको योग कारक बन जाते हैं, कहते हैं। बुध सबसे ज्यादा शुभ, शनि योग कारक और उससे कम शुभ शुक्र। ये 3 ग्रह हो गए। अब उसके बाद त्रिसजाय की बात करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी गुरु है और साथ साथ गुरु 6ठे भाव का स्वामी है। तो गुरु तीसरे और 6ठे 2 अशुभ भावों का स्वामी गुरु अशुभ फल देगा, और दोनों ही भाव अशुभ है जिनका स्वामी गुरु है। इसलिए गुरु इस कुंडली के लिए, तुला लगने के लिए गुरु सर्वाधिक अशुभ ग्रह होता है। 11वें भाव में सूर्य की राशि है, सिंह राशि, इसलिए सूर्य भी अशुभ फल देगा। शुभ ग्रह हो गए शुक्र, बुध और शनि। अशुभ ग्रह हो गए गुरु और सूर्य। अब इन्हीं की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक अशुभ ग्रह गुरु लग्न में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? विवाद इस व्यक्ति की ओर अपने आप आते हैं। नेचर इस व्यक्ति को विवाद में डाल देता है। और इस समय राहु महादशा में
जो अंतर्दशा चल रही है वो गुरु की ही चल रही है 28/12/21 से 22/5/24 तक। अब राहु जो है वो अपने आप ही व्यक्ति को एक्टिव बनाता है और उस पीरियड में व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है जिसके लिए कल्पना करना मुश्किल है। और आजकल राहुल गांधी वही कर रहे हैं, भारत यात्रा 3500 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। अब इसमें महादशा हो गई राहु की, राहु में गुरु का अंतर आ गया। गुरु का अंतर का क्या मतलब हुआ? तीसरा भाव और छठा भाव, विवाद, और विवाद को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। अब जब हम और छोटे पीरियड पे आते हैं, महादशा राहु की, अंतरदशा गुरु की, और उसमें प्रत्यंतर आ गया बुध का। बुध हुआ लंबी यात्रा का भाव, मतलब लंबी यात्राएं जो पार्ट में की जाएं। बुध शुरू हो रहा है 10 सितंबर 2022 से और चलेगा 13/1/23 तक। महादशा राहु की, राहु स्वाभाविक तौर पर राजनीति का केंद्र है, राजनीति का कारक है, पंचम भाव में बैठा हुआ अच्छे फल देने वाला। राहु में गुरु की महादशा, ऐसी महादशा जो निश्चित रूप से विवाद देगी, लेकिन विवाद में सफलता मिलेगी। और उस विवाद को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास के फलस्वरूप हो रहा है बुध का प्रत्यंतर, मतलब लंबी यात्रा पार्ट्स में, एक दिन में 22 से 25 किलोमीटर की। आज का वीडियो में ही खत्म करता हूँ, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।